आप वहां बैठे हुए हैं जो कांसीराम की जन्मभूमि है, और मायावती वहां से सियासत करती थी जो कांसीराम की कर्मभूमि हुआ करती थी। क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर भारत की वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के रहते हुए, उतने बड़े टावरिंग फिगर के रहते हुए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी 182 लोकसभा सीट से ऊपर नहीं जा पाई थी, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट कांसीराम को दिया जाता है। एक दलितों को, एक तरह से दलितों के सेफ्रोनाइजेशन को, उनके भगवाकरण को काफी हद तक रोक कर रखने में जिस व्यक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई वो कांसीराम थे। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि मायावती जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में दिखी है कि उनका अटैक अखिलेश यादव पर हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी कोई अल्टरनेटिव देती हुई नहीं दिखी, या डेलिब्रेट मूव कह सकते हैं कि देती हुई नहीं दिखी। अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के की बगलगीर नजर आ सकती है। क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज समझिए, आप कांसीराम एक मिशन के लिए लड़ रहे थे। वो मिशन था कि दलितों को हमें वो करना है, उसमें मुसलमान भी शामिल था। और स्थिति ये है कि वो मिशन कांसीराम के बीमार पड़ने के साथ ही खत्म होता चला गया। शुरुआती दौर में जब मायावती आई तो वो उस मिशन को कामयाब करने के लिए उन्होंने इसलिए सत्ता हासिल की थी भाजपा के साथ मिलकर के, क्योंकि वो उस मिशन को पूरा कर रही थी और उस समुदाय ने भी उनको पूरी मदद की। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र पर उतर आई और मायावती अपने चरित्र पर उतर आई, और दोनों के चरित्र सामने आ गए। एक का चरित्र पूरा कट्टरवाद स्थापित करना है, कट्टर हिंदुत्व की बात जो करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, हिंदू धर्म में समावेशी है, हिंदू धर्म जो है सर्वधर्म संभाव की बात करता है। हिंदू धर्म क्या बात करता है? कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। लेकिन हिंदुत्व क्या कहता है? हिंदुत्व कहता है कि ये मेरे हैं, ये मेरी नीतियों के मुताबिक धर्म को जानते हैं नहीं जानते हैं कोई मतलब नहीं, उसका स्वांग कर लेते हैं तो ये मेरे, और उनके लिए हम हर तरह से खड़े हैं। उसके लिए हम कातिल भी बनते हैं, हम उसके लिए सब कुछ बनते हैं, हर कर्म करते हैं। तो आप ये समझिए, मैंने 2015 में एक आर्टिकल लिखा था, शायद अक्टूबर महीना था, जब नोएडा में वो घटना हुई थी और उसमें पीट पीट करके मार डाला गया था, यह कहते हुए कि उसके यहाँ गौमांस खाया जा रहा। मैंने लिखा था यह धर्म यदि ऐसा है तो मुझे हिंदू होने में शर्म आती। तो ये मेरा आर्टिकल था 2015 का, जो मैंने संपादकीय लिखा था। तो आप ये समझिए कि मैं फिर आज भी उस पर स्टैंड करता हूं, क्योंकि मेरा धर्म इतना बड़ा है, उसमें धर्म परिवर्तन नहीं होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं बनाया जा सकता। हिंदू तो अपने आप में जो है जीवन शैली, हिंदू तो कासिम भाई भी हो सकते हैं, लक्ष्मण भाई भी हो सकते हैं, अभिषेक भी हो सकते हैं, अजय शुक्ला भी हो सकते हैं। जी नहीं, अजय शुक्ला जी, बात दरअसल मायावती की उस स्ट्रेटजी मैं वहीं आ रहा हूं। तो जब ये था तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने इसको इस रूप में परिवर्तित कर दिया। तो एक का बदलाव ये हो गया, वो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी और मोदी की भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर। फिर कांसीराम की बहुजन समाज पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में आज वही अंतर। आज वो वही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हम इतने दलित वोट हैं, हम इतने वोट को आपको ट्रांसफर करा रहे हैं, इसकी हम ये कीमत लेंगे। और उस कीमत में उन्होंने अपने उन दबे कुचले पिछड़े मरते हुए लोगों को, जो शोषित हो रहे हैं, जिनकी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है उसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उनके साथ में कौन सा बीभत्स कार्य नहीं हुआ, और उसके बाद में वो उनके हिसाब से चलती दिखाई देती है, उन्हें समर्थन करती दिखाई देती है, उनके साथ खड़ी होती दिखाई देती है। तो और अब वो जिस तरीके से खेल का हिस्सा है वो ये है कि किस तरीके से हम कितने वोट का ऐसे काटेंगे जो आपके लिए वो जिताऊ वोट बना देगा।
तो जब ये खेल चल रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी अब किस नीति पर चल रही। उसकी नीति अब भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए 64 के हिसाब से चलती है, उसकी अपने उस बहुजन समाज के हिसाब से नहीं चलती है जो काशीराम ने तय की थी। तो ये अंतर, यही वजह है कि पंजाब मायावती की बसपा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जहां पर काशीराम खुद जन्मे। तो यह इस बात का सबूत है। आप भी उस कार्यक्रम में थे जब इतिहासकार प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने हमारे ही कार्यक्रम में, आप और रविकांत जी दोनों लोग थे, लक्ष्मण भाई भी थे, उन्होंने कहा था कि 1 out of 3 चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, और उसमें अधिकांश बच्चे दलितों के होते हैं। क्या मायावती के लिए दलित उत्थान, दलितों की शिक्षा, स्कूलों में उनका रिटेंशन, उनका ओवरऑल जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उस पर ग्रोथ, क्या मायावती के लिए मुद्दा नहीं बचा है? और क्या हिंदुत्व की जो लाइन है, जो स्पष्ट तौर पर जो राजनीतिक लाइन है हिंदुत्व की, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सबसे बड़ी प्रोपोगेटर है, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो क्या मायावती का इस हालात में उनके साथ जाने की चर्चा होना, ये दलित वोटर उनके साथ टिकता हुआ आपको दिखाई देगा इसके बाद? देखिए, मैं समझता हूं कि मायावती सिर्फ और सिर्फ अपने लिए राजनीति करती, जब वो करती रही होंगी उस समय करती रही हैं जब काशीराम जीवित थे और जिस समय उन्हें उसके फायदे हो रहे थे और वो बढ़ रही थी। काशीराम के जाने के बाद में उनके पास में ये हैसियत नहीं रहा किसी की भी उस पार्टी में कि जो मायावती से सवाल कर सके, और जब सवाल बंद हो जाते हैं लोकतंत्र में तो सारी चीजें खत्म हो जाती। तो सवाल खत्म हो गए, वही स्थिति जैसे आज भाजपा में सवाल खत्म हो गए। कैबिनेट की मीटिंग होती है, किसी मंत्री की औकात नहीं है वो सवाल कर सके। सांसदों की मीटिंग होती है, किसी सांसद में औकात नहीं है कि वो सवाल कर सके। लोकतंत्र खत्म हो जाता है। तो कमोबेश जिन जिन दलों में लोकतंत्र खत्म हुआ, धीरे धीरे उनके वोट भी खराब होते हैं, उनका दूसरी चीजें भी खराब होती हैं और वो उस जगह जाते हैं। एक वक्त लगता है कि हाँ ये आगे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं। तो मायावती आज जिस उस पे चल रही हैं वो पसो पेश में है कि वो हिंदुत्व को देखें, किसको देखें, क्या देखें, क्योंकि वो भ्रमित, उनके पास में आज कुछ है नहीं। और मैं सही शब्द कहूं एक लाइन में, मुख्यमंत्री को 4 बार की मुख्यमंत्री भ्रमित हो जाए, जिसके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि भ्रमित है? नहीं, इसके लिए है क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, वो भ्रमित है क्योंकि वो तमाम सारे करप्शन के मामलों में फंसी हुई हैं, उनकी पूरी वो पूछ फंसी, सिर फंसा हुआ है। तो इसलिए वो डरती हैं कि यदि हमने थोड़ा सा अपना पुराना रुख अपनाया तो वो हमें अंदर डाल देंगे। और जब आप डर रहे होते हैं तब आप कुछ नहीं बोल पाते, और जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो आप सब कुछ बोल पाते हैं और अपने उन लोगों के लिए बोल पाते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। तो आज अंतर यह है कि तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं वो डरे हुए, और उनमें मायावती कुछ ज्यादा ही डरी हुई, और उसका नतीजा यह है कि जो डरे हुए लोग हैं उनसे आप उनके ना तो समाज का भला सोच सकते हैं, ना दूसरों का सोच सकते हैं, ना पूरे सर्व समाज का सोच सकते हैं। तो मायावती की आज राजनीति सिर्फ और सिर्फ खुद को और खुद की संपत्तियों को बचाने की है, ना कि मायावती की राजनीति आज अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने मतदाताओं को लेकर के है। आज सिर्फ और सिर्फ अपने तक केंद्रित है, और इससे ऊपर उनको न लोकतंत्र से मतलब है, न देश की किसी चीज से मतलब है। तो वास्तविकता यह है कि मायावती का कैरेक्टर इस जगह आकर के रुक गया। साहब ने बड़ी मजेदार चीज कही है अजय शुक्ला जी, उन्होंने कहा है कि मायावती को 15 दिन चाहिए अपनी हवा बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास जितने डिवोटेड वोटर हैं किसी के पास नहीं है। इस तरह के दावे कभी सुनील गावस्कर को लेकर किए जाते थे। जब उन्होंने ग्रेग चैपल को कमांडो ट्रेनिंग कराते देखा तो उन्हें हंसते हुए कहा कि मैंने तो कभी कमांडो ट्रेनिंग नहीं की, मैं तो 8 बजे सोकर उतरता था और फ्रेश होकर के पैड बांध लेता था ग्राउंड में उतरने के लिए। तो क्या मायावती की सियासी हैसियत आप मानते हैं कि आज भी वैसी है कि वो 15 दिन फिर से मैदान में उतर जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर सकती हैं,
या फिर एक बड़ी सियासी लड़ाई लड़ सकती है? मैं इससे कोई बहुत सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो सत्ता छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं। मैं आपको एक दिखाता हूं। 2 जुलाई 2021 को मैंने एक वो किया था, इसमें तारीख भी आ रही है ऊपर, है दिख रही हो तो। कुल मिलाकर मैंने इसमें लिखा था, जैसे शहद पर मक्खी भिनभिनाती है, उसी तरह मायावती और ओवैसी भाजपा के इर्द गिर्द इनके साथ गठबंधन बीजेपी की मदद और विपक्ष को कमजोर करना है। तो साहब ये मैंने खुद लिखा था, मैं ओन करता हूं। और इसके पीछे मेरे पास में बहुत सारी दलीलें और बहुत सारे कारण मौजूद। कमोवेश आज यही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ भी हो रही है। तो इसलिए मैं इन सब चीजों को जोड़ के कह रहा हूं कि जहां पर भाजपा खत्म हो सकती है और खत्म करने के लिए विपक्ष सक्षम है, वहां पर ये लोग उस तरह से सेंधमारी करने पहुंचते हैं कि कुछ कुछ वोटों का खेल हो जाता है। आप देखिए यूपी के इलेक्शन में क्या हुआ कि तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं जो सीटें चंद वोटों से हारी गई। क्यों हारी गई? क्यों वहां पर इसी तरीके के खेल खेले गए। कहीं ओवैसी थे, कहीं बसपा थी, कहीं कुछ था, और इस तरह से करके एक खेल खेला। नहीं तो यूपी के इलेक्शन को लेकर के जितना डाटा था, जितना सर्वे था, जितनी चीजें थी, बड़ा साइंटिफिकली था वहां पर। और जिस तरह का ट्रेंड आया भी नतीजे के बाद, उससे यह बात साबित हो गई। इसी तरीके से आप बिहार के चुनाव को देखिए। बिहार के चुनाव में बगैर मायावती से मिले ओवैसी और मायावती की पार्टी का गठबंधन हो जाता है और वहां लड़ते हैं, और जो सीटें जीती जा सकती थी, सरकार बन सकती थी, बिल्कुल उसने गणित बदल दी। तो ये स्थिति है। थर्ड, मैं कल के ही नतीजे का अजय शुक्ला जी, बिहार का चुनाव वो चुनाव था जिसने पूरे देश में ओवैसी की छवि को एक्सपोज कर दिया। अब ओवैसी कहीं भी लड़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, अब कमोबेश सेम सी चीज मध्य प्रदेश के कल नतीजे आए हैं, और उसमें आप देखिए ओवैसी और आम आदमी पार्टी का वही भूमिका में, और उन दोनों की जो भूमिका है उसने 8 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा हार सकती थी, उन सीटों को उन्होंने किस तरीके से जो है बदल दिया, बिल्कुल गणित बदल। तो इस बात को समझना हो, और इस बात पर यदि हम फोकस करेंगे कि बड़े छोटे छोटे से जहां पर खेल हो सकते हैं, उस खेल को ये लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं, और ये किस तरीके से उसकी एक तरफ तो दिखाते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं, हम सेकुलर हैं, दूसरी तरफ सारे वो काम करते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक पंथक और दूसरी चीजों को लेकर के है। कहीं कट्टर होता है, कहीं कोई जाति को लेके होता है, कहीं किसी चीज को लेके होता है। तो इन सब बातों को समझने की जरूरत है, और जब तक ये बात जनता नहीं समझेगी, कमोवेश इसी तरह की समस्याएं खड़ी रहेंगी। लेकिन इतना जरूर सच है कि इससे देश का जो नुकसान हो रहा है वो वापस नहीं आ सकता। देश की बर्बादी हमारे आपके सबके सामने है। हम सब जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, सारी चीजें जानते हैं, उन तथ्यों से वाकिफ हैं कि देश आज कितने गर्त में चला गया है। कहां 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार था 1947 से लेकर 2014 तक, और कहां आज 140 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया है देश, और कहां आम आदमी की आमदनी और पैसे सब घट गए हैं, और कहां कारपोरेट को 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है। कहां पर किस तरीके से ये होता है, तो ये सरकारी नरेंद्र मोदी के डाटे हैं, और बातें जो ये कह रहे हैं ये संकट पैदा कर रहे हैं। ये पब्लिक डोमेन में है, और आम आदमी शब्द का इस्तेमाल करने पर दरअसल आजकल आम आदमी ही कंफ्यूज होता है कि एक राजनीतिक दल की बात हो रही है या वाकई आम आदमी की बात हो रही है। नहीं, राजनीतिक दल की, सिर्फ राजनीतिक दलों की बात हो रही है। रिप्रेजेंट करने के लिए, और नई शब्दावली का इजाद हो या ना हो, मायावती की सियासत ने नई राजनीतिक गोलबंदी का इजाद जरूर किया है कि सामने से गठबंधन ना सही, पर्दे के पीछे से यदि गठबंधन होता है तो उससे इस देश में सत्ता पक्ष के खिलाफ अभिषेक इसका एक उदाहरण बता देता हूं। आगरा में एक मेरे मित्र हैं, वो किसी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे,
उन्होंने ऐन चुनाव के वक्त में उनकी अखिलेश से भी बात हो गई, अखिलेश उन्हें टिकट देने को तैयार थे, तभी मायावती की तरफ से आ गया, कहा कि हम टिकट देते हैं, और वो पहले मायावती के पास गए थे, जो उन्होंने डिमांड की थी वो भी उसमें उन्होंने कहा था कुछ कम कर दीजिए। फिर मायावती ने उन्हें खुद बुलाया और कहा कि ऐसा है, जो मन करे वो दे देना। वो भी सोचे कि है, कल नखरे ले रही थी, आज कह रही जो मन करे दे देना। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो उनके पास जो चाह रहे थे वो पकड़ा के चले आए। उसके बाद में आकर के टिकट मिल गया, वो लड़ने को आए। उनके पास में आरएसएस के एक बड़े उद्योगपति आते हैं, वो मिलते हैं और बात करते हैं और कहते हैं आप अच्छे से चुनाव लड़िए। उन्हें लगता है भाजपा को चुनाव हराने में लगी हुई है। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे शेयर किया। मैंने उनसे कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम जीत जाओगे। कहे नहीं, उन्होंने हमें इतना रुपया भी दे गए कि आप मजबूती से चुनाव लड़िए। अब आप एक चीज समझिए, उनके मजबूती से लड़ने का क्या हुआ कि वो सीट सपा जीत सकती थी, वो सीट सपा हार गई, और जो पैसा वो उल्टा उनके लिए फायदेमंद साबित हो गया वो चुनाव लड़ना। तो जितना वो मायावती को दे आए थे, उसके अलावा वो फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब बाद में उन्हें इसका पूरा पता चला तो उन्होंने बताया कि साहब भाजपा ने उन्हें हमारी सीट का उसका पेमेंट किया था।